हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजनीतिक दर्शन, भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं उन सारे को मैं आपको घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। इसमें टोटल 235 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है। तो दो पार्ट में ये वीडियो आपके पास जाएगी। इसमें कंप्लीट राजनीतिक भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले विगत वर्षों में वो सारा इसमें है, और कुछ अलग स्टेट से में भी जो आए हुए हैं वो भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी कि 100 क्वेश्चन एक पार्ट में कम से कम चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? देखो, गांधीवादी समाजवाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज और सर्वोदय। तो सर्वोदय हो जाएगा। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय। मैं आंसर ही बताते जाऊंगी, जिसमें एक्सप्लेन वाला होगा तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य होता है राजनीतिक का अध्यात्मीकरण। गांधी जी ने कर्म योग को अभिव्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य सबका उत्थान अर्थात सभी का कल्याण। अगला है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजयगुस्सु का राजा के रूप में उल्लेखित किया है। कौन जो विजेता होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? क्या उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही स्वतंत्रता है? तो ये रूसो का कथन है, ठीक है। ये सारा यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। अगला, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में ईश्वर है? तो ये मनुस्मृति में बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन बारकर का है। क्या राजनीतिक चिंतन जो किससे आरंभ होता है? यूनानियों से। ये बारकर का कथन है। निर्मन के शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार लिखा है, राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपीय जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है उसका आरंभ यूनानियों से हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये लास्की का फेमस कोटेशन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मनु ने निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दिया? तो इसमें कोई आंसर नहीं हो, क्योंकि दोनों हो, बी और ए और बी दोनों हो जाता है, इसलिए कुछ मतलब इसको एलिमिनेट किया गया होगा, या दोनों जो दिए होंगे उनको सही किया गया होगा, ठीक है। अगला है, जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधीवादी विचारों में निम्न में कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? तो गांव और शहर में संघर्ष, ठीक है, नहीं होते की बात बोल रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी विचार में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से व्यक्त नहीं होते। क्रय और पूंजी में संघर्ष समाधान के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, काश्तकार और भूस्वामी ब्राह्मण दलित संघर्ष के निराकरण के लिए कृषक संगठन अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया। इसके अतिरिक्त गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है।
अगला है राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। ये टीजीटी 2001 में आई हुई है। क्या राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ है। उनका मानवतावादी सीमाहीन था। उसने मानवतावाद में धर्म, जाति, रंग, भाषा, सीमा जैसे तत्वों का स्थान नहीं दिया। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे। विश्व की समस्त संस्कृति को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ साथ ही वे अंतरराष्ट्रवादी के भी समर्थक थे। अगला है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए 2 बार आया है, 17 में भी आया है जीआईसी में ही, और 18 में भी आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए प्रतिशोधात्मक भी है, प्रतिरोधात्मक भी है, सुधार भी है, बट वितरणात्मक क्या है? न्याय है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्या क्या प्रतिशोधात्मक होता है, प्रतिरोधात्मक होता है, अवरोधक होता है और सुधारात्मक होता है। 4 प्रकार के दंड का सिद्धांत है। ठीक है, निम्नलिखित में से अमेल जो है, अनमेल है, उनको बताना है। लाल बालपाल तो ठीक है, ये दोनों उग्रवादी थे। गोखले नौरोजी भी उदारवादी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण लोहिया समाजवादी, ये दोनों एक तो हो जाएंगे समाजवादी, एक क्रांतिकारी समाजवादी हो जाएंगे, तो यही वाला गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, जवाहरलाल क्रांतिकारी समाजवादी हो जाएंगे, इसलिए बेमेल है। निम्नलिखित से कौन उदारवादी नहीं है? ठीक है, उदारवादी तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, उग्रवादी हैं ये। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, ये सब उदारवादी हैं, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राजधर्म के सिद्धांत का मनु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है, तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन डी। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो राज्य का अंग पुरोहित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कौन भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो मॉरिस जॉन। तो मॉरिस जॉन ने प्रसिद्ध रचना इनकी रचना ध्यान रखना, द गवर्नमेंट, ये आपके पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन की 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीतिक की विभिन्न शैली कह सकते हैं। ये 3 शैलियाँ कौन कौन सी? आधुनिक भाषा शैली, परंपरा और संतवादी। ठीक है, भाषा शैली, ये तीनों हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सामंत और गुरुकुल नहीं, राजा कोश है, मित्र कोश है, मित्र बल, ये नहीं, ऑप्शन ए। देखिए राजा है या स्वामी बोल सकते, अमात्य या मंत्री, जनपद या प्रदेश क्षेत्र, दुर्ग यानी किला, कोश, दंड या सेना, मित्र। ठीक है, अगला है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांतिपर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो 2 सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के शांतिपर्व में दैवीय और सामाजिक समझौते का अभी 2 पूछा गया है। ये आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। अभी ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा है? तो दैवीय और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला है इनमें से कौन चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो ये अर्थशास्त्र परंपरा का है, तो वातव्याधि है। तो देखो सोलेटोर का मानना है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। ठीक है, कौटिल्य ने राजनीतिक को एक पूर्ण विज्ञान बनाकर उनका पृथक वर्णन किया है। कौटिल्य का अर्थ सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारधाराओं का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्वी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए हैं, जिसमें कौन से हैं? बृहस्पति हैं, भारद्वाज हैं, व्याधि हैं, का नाम प्रमुखता से आता है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है। ठीक है, अगला है
कोटेशन है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है, ये मनु का कहना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो देखिए उनका है अहिंसक कार्य, ये तो आराम से आप कर सकते थे। अगला, निम्नलिखित कौन सा गांधी दर्शन से संबंधित है? देखिए सब कुछ है, न्यायशीलता भी है, नई तालीम भी है, सर्वोदय भी है और हिजरत भी है। तो ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? तो सत्ता नहीं होगा, बाकी नीति है, धर्म है और मानवता है। राज्य के संबंध में गांधी के विचार इनमें से किसके निकट है? तो गांधी का भी दार्शनिक अराजकता भी उनको बोला जाता है, उनके निकट है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। ठीक है, गांधी जी का सत्य ही परमात्मा है। किसने कहा आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी? ये भी गांधी जी का है। तो आप गांधी जी के ये आपका कब आया? 2021 पीजीटी में आया। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ को एक जगह नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। अगर पीजीटी में हो सकता है टीजीटी में फिर से पूछ लिया जाए, क्योंकि यूपी में तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी टफ है क्योंकि सीटें बहुत कम है। तो जो क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं गलत करना, बिल्कुल भी नहीं गलत करना। ठीक है, चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में ठीक है, 31 निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया था? तो गांधी जी ने। ये डी भी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1936 में किसने गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है कहा? स्वयं गांधी जी ने ही कहा था। देखिए, गांधी रिविन समझौता के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अब हो सकता कहाँ पे कहा था? ये गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ये कथन भी बोले थे। ठीक है, इसमें एक मिनट रुकना। अच्छा, इन्हीं का है गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा देखो, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होने से 1936 में किसने गांधीवाद और गांधी में समझौता के सार्वजनिक गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। अगला है, हिंद स्वराज पता ही होगा उनकी। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और उनका क्या क्या है? गांधी की रचना शांति युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर, सर्वोदय आदि। इनके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया था। अगला, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो फिनिक्स था। ये भी आपका यूपी जीआईसी में पूछा हुआ है, यानी एलटी ग्रेड में पूछा हुआ, सहायक अध्यापक जो बताया जा रहा है। तो कब खोला था? 1904 में फिनिक्स खोला था, और जबकि 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म खोला था। तो दो बाहर में खोले थे, मतलब इंडिया से बाहर पूछा जा सकता है और इंडिया में पहला भी पूछा जा सकता है, तो उस भी को भी ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम खोले थे, लेकिन अगर इंडिया से बाहर पूछा जाएगा तो सबसे पहले फिनिक्स। इसको हो सकता क्रम में भी सजाने को आ जाए, तो सबसे पहले फिनिक्स हो जाएगा, फिर टॉलस्टॉय हो जाएगा, फिर यहाँ का हो जाएगा साबरमती। किसने कहा धर्म से वंचित राजनीतिक एक मृत्यु जाल है? ये भी महात्मा गांधी का फेमस कोटेशन है। अगला है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। गांधी जो थे ना, अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, और दोनों कथन सही है और सही इसकी व्याख्या भी है। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ये था समग्र क्रांति, इसको संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो बुक है वो ध्यान रखिएगा, वाई सोशलिज्म टुवर्ड्स स्ट्रगल्स
ठीक है। अगला है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? अभी तक हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, अब देखिए जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो संपूर्ण क्रांति, ये यूपी पीजीटी में आया हो 2021 में। अब देखिए कब इन्होंने दिया था, हो सकता है डेट पूछ दे। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते। 5 जून 1947, 5 जून 1947 को पटना गांधी मैदान में उन्होंने गांधी राजनीतिक नीति के, नहीं 47 कैसे हो गया यार, नहीं 47 तो नहीं। पटना ने उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की नीति के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। ये एक बार डेट देख लेना, 77 है या 75 में वो लगा था ना इमरजेंसी। तो देख, एक बार देख लेना इस डेट को, ठीक, ये वाला डेट सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था? तो ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने, जन समाजवाद सर्वोदय को, ठीक है। अगर जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था, इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता को की सीधी भागीदारी होगी। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। गांधी जी ने अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है? अपने उत्तर का चयन खुद से कीजिए, ठीक है। तो यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोर का शस्त्र है। तो इसमें नहीं होगा, देखिए इस 1, 2 और 4 होता, थर्ड को तो कमजोरों का शस्त्र थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं दिया गया है। न्याय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्ड चेंज करके दे सकता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में निम्न सिद्धांत पर आधारित न्यास या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। देखिए आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी से, तो 100% आएगा। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, किस पे? साधनों की विशुद्धता पे, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक है, तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 45। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा है? 44, 45। गांधी जी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो ये प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। अगला है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो ये मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा बोल सकते हैं उसके। अगला ऑप्शन नंबर बी, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो ये है न्यायसिता, मतलब ट्रस्टीशिप, किसी एक के पास नहीं धन, ऐसी जगह हो सारे लोग यूज करें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर, किसने भारत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 2013, किसने भारत में अशांति का अग्रदूत कहा? किनको कहा है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा है, ये भी आ सकता है, वैलेंटाइन सिरोल, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। किनको बोलता है अशांति का दूत? तो बाल गंगाधर तिलक। और कौन बोलते हैं, ये भी आएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका, इसमें और क्या है, कुछ है? चलिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए वैलेंटाइन सिरोल क्या है? भारतीय शांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना जिले
के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक जो कि स्वयं चित्पावन ब्राह्मण थे। अच्छा, 1893 में गणपति महोत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया, जो कि महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं है। ठीक है, और ये तिलक ने ही किसको, कांग्रेस को भिक्षा मांगने वाली सदन का भिक्षा मांगने वाली संस्था बोला था। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तिलक ने बोला था। इन्हीं सब कारणों से लंदन टाइम्स में संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल, अब इनका लेख भी ध्यान रखिएगा, लंदन टाइम्स के संवाददाता इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ठीक है, आगे है, तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा मिली थी। ठीक है, तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि ये इसको क्या बोलते थे, भिक्षा मांगने वाली सभा बोलते थे, या कुछ ऐसा ही था, मतलब ध्यान रखना आप। तो ये कभी नहीं बने थे। फिर है पूना, 22 जून 1897 की रात को हीरक समारोह से लौटते समय पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड एंड उनके साथी लेफ्टिनेंट एयर की हत्या दामोदर हरि चापेकर एवं बाल कृष्ण हरि चापेकर ने कर दी। भारत में यूरोप वासियों की यह पहली राजनीतिक हत्या थी। अगला है, तिलक को भारतीय शांति का, देखो ये ही पूछा गया है, पूछ लिया गया, 18 में पूछा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हम इसे लेके, ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, ये भी तिलक का है। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं है? तो लाल बाल पाल, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये अवार्डी अधिवेशन, और अवार्डी अधिवेशन कब? 1955 में। द्वितत्व सिद्धांत हर्जबर्ग का है, ऑप्शन डी। डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदन नहीं है, बाकी संस्थावाद है, बहुलवाद है, संरचनावाद है। अगला है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो ये थे विकेंद्रीकृत समाजवाद के। चौखंबा राज भी इन्होंने दिया था। ठीक है, और कैसे चौखंबा राज में कैसे है, गांव है, गांव के बाद मंडल आएगा, देखिए नीचे गांव होगा, उसके ऊपर मंडल होगा, उसके ऊपर प्रांत हो, उसके ऊपर राष्ट्र होगा। ये चार भी ध्यान रखिएगा, गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र, 4 पिलर चौखंबा। अगला है, मतलब इसका कहने का मतलब सत्ता कहीं एक केंद्रित नहीं होगा। देखिए 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था जयप्रकाश नारायण से, उसमें 1947 दिया हो ना, 74 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1975 में फिर इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगा दिया था उनके, उसके बाद, उनके संपूर्ण क्रांति के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, 56, कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीन के लिए नियत, ये अरस्तु का कोटेशन है। आगे चले, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका है 57, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है आपके पामर और, नहीं सॉरी, नाइहावर ने दिया, ऑप्शन सी, ध्यान रखना, नाइवहर। ठीक है, आगे 57 हो गया। 58, मुने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूचना भी है, परामर्शकारी भी है, पर्यवेक्षण है। ठीक है, पहले ये तीनों है, सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है 59 में क्या है,
किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? ये कथन लास्की का है। आगे है ये वाला क्वेश्चन। मॉर्टन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राज व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की है? तो उन्होंने छह प्रकार की कल्पना की है। तो छह आप देख लीजिए एक बार। देखिए, पहले शक्ति, इसको ध्यान ऐसे याद किया, पहले शक्ति होगा, फिर ढीली द्विध्रुवीय होगा, फिर कठोर द्विध्रुवीय होगा, फिर सार्वभौमिक व्यवस्था, फिर पद सोपानी व्यवस्था, फिर इकाई निषेध व्यवस्था। ठीक है, तो इनमें से क्या नहीं था? तो इसमें उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर देना था। तो आपको छह पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में कोई दूसरा पूछ ले। संरचनात्मक प्रकारोपगम से जुड़ा हुआ? तो आलमंड और पावेल से जुड़ा हुआ है। अगला है संरचनात्मक प्रकार के प्रतिपादक आलमंड और ग्रेबिल आलमंड है। निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्ति करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? प्रजातीय संरचना और क्या क्या शामिल है ये देखना। संस्थात्मक संरचना, समुदायात्मक संरचना, प्रदर्शनात्मक संरचना। तो सी नहीं होगा, ऑप्शन सी। देखिए कौन कौन सा याद रखना। देखो, संस्था है, समुदाय है, गैर समुदाय, देखो इंग्लिश में भी इंस्टीट्यूशनल है, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, नॉन एसोसिएशनल, एक है पैरोकियल, वो हो जाएगा हिंदी में क्या बोलेंगे पैरोकियल को? हाँ, एनॉमिक। तो ये प्रदर्शनात्मक, ये चारों याद रखना। अगला, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, टेलर को कहा जाता है। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? तो यथार्थवादी आपके कांट नहीं हो जाएंगे, हॉब्स, थ्यूसिडाइस और मैकियावेली हो जाएंगे। अगला है, इनमें से किसने कहा कि ज्ञान शक्ति है? तो ज्ञान शक्ति है, ये बोले थे आपके फ्रांसिस बेकन ने कहा ज्ञान शक्ति है। अगला है शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? तो ये है मोस्का की। शासकीय विचारधारा की संकल्पना मोस्का की है। निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ये हॉब्स का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेवाई ने कहा है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दर्शन को ने जन्म लिया उनमें सबसे कदापि महत्वपूर्ण और महान कौन है? हॉब्स को उन्होंने काफी महान बोला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत या हेजेमनी बोल सकते हैं? तो हेजेमनी वाला सिद्धांत किसने दिया? ग्रामसी ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, लासवेल एवं मोस्का का संबंध किसे? अभिजनवादी सिद्धांत से है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है, यह परिभाषा किसने किया है? तो ये परिभाषा लासवेल का है। अगला है, शांति पर्व किसका अध्याय है? तो सबको पता है किसका? महाभारत का है। और महाभारत के 12वें पर्व, जिसमें धर्म, दर्शन और राजनीतिक और अध्यात्म का वो है दिया हुआ, ठीक है। अगला है, शांति पर्व में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तो कोई निश्चित नहीं है। मनुस्मृति में भी हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, 12 अध्याय है। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो राज्य सावयवी है, ठीक है। जैसे सप्तांग सिंह, जैसे आँख, कान, मतलब जैसे जिस तरीके के बॉडी ऑर्गेनिक थ्योरी बोलते हैं तो ऑर्गेनिक थ्योरी वो मानते हैं, ठीक है। मनुष्य किस परंपरा का चिंतक है? तो ये धर्मशास्त्र का चिंतक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, कौटिल्य ने राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो ये मैकियावेली से खाते हैं। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है, तो ये करता है आपका सरकार की कला और राज्य का सिद्धांत। ये अर्थशास्त्र से संबंधित बुक नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कितने? 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, ये ध्यान रखना। तो 1 से 5 अध्याय में क्या दिया? ये भी अंदर से भी आजकल पूछा जाता है। तो आंतरिक प्रशासन के बारे में पहले आंतरिक हो जाएगा, फिर 6 से 13 याद रखना विदेशी, मतलब बाह्य या विदेशी कह सकते हो, और जबकि 2 में राज्य के अन्य विषयों के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये ध्यान रखना।
कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो सप्तांग सिद्धांत। अगला है, जैसे बॉडी के अंग होते हैं ना, इसी तरह के राज्य के भी 7 अंग हैं। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है, तो स्वामी का अर्थ राजा होता है। कौटिल्य का मंडल किससे संबंधित है? तो ये विदेश नीति है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार है? तो ये योग्यता के आधार पर होती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये निरुक्त नहीं है। 4 विद्याएं हैं, चारों को ध्यान रखिए क्या क्या है। अन्वीक्षिकी है, जिसके अंतर्गत दर्शन योग की चर्चा की जाती है। त्रयी है, अब देखो यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सेटर बनाता है ये ना पूछ के इसका जो एक्सप्लेन पार्ट है ना, इससे क्या मतलब होता है ये, तो त्रयी में क्या दिया, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्ण है ना, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। वार्ता क्या, इसमें आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि पशुपालन। दंड नीति में क्या होता है, जैसे विदेश कूटनीति पुलिस, ये सब हो गया, ठीक है। निरुक्त नहीं दिया तो ध्यान रखना, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। अगला, निम्नलिखित में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो ये अल्टेकर बोलते हैं जो कौटिल्य का है वो शक्ति संतुलन पे। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो आपका ये सेना नहीं है। 7 अंग बताए गए हैं ना आप, तो इसमें सेना नहीं है। एक मिनट, क्या है, एक मिनट जो अमात्य है, स्वामी, अमात्य, मित्र, एक मिनट देखिए क्या, 7 अंग, स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, दंड और मित्र। ध्यान रखना क्या है, स्वामी है, अमात्य है, उसमें सेना दिया हुआ ना, इसलिए हो सकता है ध्यान ना रखे उसमें लगा दो, इसलिए ये सब इसी बोलते मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए, बार बार भूल जाते हैं। तो क्या क्या है, एक बार मैं फिर से याद दिलाती हूँ आपको। 7 जो इसके के अंग हैं कौन कौन से हैं, स्वामी यानी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद, कोश, दुर्ग, दंड, मित्र, ठीक है। आगे चले, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो राजा का मूल विधि को लागू करना, बनाना तो पूरी मंत्री जो भी सब मिलके विधि बनाएंगे, बट लागू कौन करेगा, फाइनली राजा करेगा। विधि का निर्माण नहीं, देखो अब विधि का निर्माण भी सोचे, विधि का निर्माण तो सब मिलके करते हैं, बट जो लागू करता है वो हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना, अब देखो एक ही क्वेश्चन। अगला, कौटिल्य का समर्थक है, कौटिल्य किसका, सीमित राजतंत्र का है, ठीक है, संपूर्ण नहीं, सीमित राजतंत्र का है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, तो अभी हमने पढ़ा 7 तत्व हैं राज्य के। अगला है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा होता है। कौटिल्य के अनुसार मंडल में कितनी संख्या है? तो इसमें 12 है। अगला, कौटिल्य के मंडल में कितने राजा सम्मिलित हैं? तो 12। कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत है, तो ये है शासक की समृद्धि और गरिमा। अगला है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये ऑस्टिन का है। उच्चतर द्वारा दिए गए निम्नतर को आदेश है, ऑस्टिन का है। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश? ऑस्टिन है, 2016 में आया हुआ। कानून उच्चतर द्वारा देखो कई बार आया हुआ है, ऑस्टिन 18 में भी आया हुआ है। यह निश्चित है कि सरकार उसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का है। देख लेते हैं, आज ज़्यादा थोड़ा और करा देती हूँ, 110 तो करा देती हूँ, 110 या 15 करा देती हूँ, ताकि अगले में भी इतना ही बचा रहे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नयक कहा जाता है? तो जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये भी जॉन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, सेम ही बात है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अगला चले, यह विचारक किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इसमें देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है, तो ये हीगल का है। अगला, अधिकार कानून तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानून
के कोई भी अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, तो ये कथन बेंथम का है। ऑप्शन नंबर ए। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख, उनका मेन है, उपयोगितावादी विचारक है। अगला है कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, ये अरस्तु का है। अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख, बेंथम। बेंथम का मानना है कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिक वृद्धि करते हैं। बेंथम महिलाओं के मताधिकार के पुरजोर समर्थक, ये जेस मिल है, तो हमें सेकंड को हटाना है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 111। विधि के शासन में आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये डाइसी को दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का शासन। डाइसी निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या है, तो विधि के शासन का, ऑप्शन ए। आप इसे पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देती हूँ। आगे इधर चलते हैं। अगला है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये अरस्तु का है, ठीक है, ध्यान रखना। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अच्छा होता है। और सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को स्टार्ट करने का भी श्रेय इनको, कि 158 संविधान का अध्ययन किया था इन्होंने, इसीलिए। मॉन्टेस्क्यू की संस्था की व्याख्या करने की त्रुटि, तो ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या। अगला विधि का शासन वाक्य प्रयुक्त में विधि पद का अभिप्राय है, तो मानव स्थापित विधि, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने 115 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अभी 135 शायद इसमें क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जितने भी बचेंगे 115 बचे हैं, 15-16, तो वो मैं करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।